हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं हमारे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सोशल साइंस में। और सोशल साइंस में भी कई बच्चों ने मुझसे कहा कि नागरिक शास्त्र, बेसिकली आपकी जो सिविक्स है उसके चैप्टर्स को समझा दिए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स के, नागरिक शास्त्र के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर उस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ठीक ठाक नंबर देके जाने वाला है सोशल साइंस के सिविक्स में। ठीक है, हाँ, आपको एक एडवाइस रहेगी ये कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कोशिश करिएगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप क्वेश्चन बैंक लाए होंगे, स्कूल में लिखाए गए होंगे। नहीं मिलते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं उस चीज का प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा उतना फायदा मिलेगा। समझना जरूरी तो है ही, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिखेंगे नहीं ढंग से तो आपको नंबर भी ढंग से नहीं मिलने वाले। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। चैप्टर नंबर 1, पहला अध्याय आपका है सत्ता की साझेदारी। इंग्लिश में बोले तो पावर शेयरिंग, शक्ति विभाजन। बेटा होता क्या है, लिखा है वो छोड़ो, मैं समझाता हूं होता क्या है। चीजों को इस प्रकार से बांटना, इस प्रकार से डिवाइड करना। चीजों में, कई चीजों में पावर्स की बात करी जाएगी। यहाँ पे हम पावर्स की बात बाद में करेंगे। हम नॉर्मली बात करेंगे कि जैसे कोई भी चीज अगर आती है कि जब आप घर में हो, आपका कोई सिबलिंग है, भाई या बहन है, कोई भी चीज आती है तो क्या किया जाता है कि उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है, कि बराबर बांट दिया जाता है। किस लिए? ताकि उस चीज में कोलिएशन अराइज ना हो, किसी प्रकार का कोई झगड़ा अराइज ना हो, झगड़ा ना उत्पन्न हो। तो सेम यहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगा। सत्ता की साझेदारी जो होने वाली है, मतलब क्या कि समाज में, सोसाइटी में, क्योंकि सभी लोग रह रहे हैं, जब सभी लोग रह रहे हैं, सभी का बराबर परस्पर क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, सभी के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। किन चीजों की साझेदारी करनी पड़ेगी बेटा? सत्ता की साझेदारी करनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। किन चीजों की? सत्ता की साझेदारी आपको सभी के साथ करनी पड़ेगी। समाज के हर वर्ग के साथ आपको सत्ता की साझेदारी करनी पड़ेगी। यही इस चैप्टर में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। एक एक करके हम लोग चीजों को समझते चलेंगे। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ, छोटा सा लिखा हुआ इंट्रोडक्शन। लोकतंत्र में सत्ता एक ही स्थान पर केंद्रित होना उचित नहीं माना जाता। कोई भी लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र वो तंत्र, यानी कि वो तरीका जहां पर लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार को चुन सके। ठीक है बच्चों, कि ऐसा स्थान, ऐसा देश जहां पे लोकतंत्र है, जहां पे लोग, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, आम जनमानस है, वो अपनी गवर्नमेंट को चुन रहा है। तो ऐसे स्थान पे अगर कहीं उस जगह पे पावर्स होंगे, जो शक्तियां होंगी, अगर एक ही व्यक्ति के पास हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो चीज सही नहीं होगी। और इससे क्या डेवलप होने लगेगा? तानाशाही डेवलप होने लगेगी। तानाशाही प्रवृत्तियां जो है वो उसके अंदर विकसित होना चालू हो जाएंगी। सत्ता का न्याय संगत विभाजन सभी वर्गों को और समुदायों को शासन में भागीदारी का अवसर देता है। और सत्ता का अगर न्याय संगत तरीके से आप विभाजन करोगे, क्या करोगे, साझेदारी करोगे, तो उससे क्या होगा, समाज में रहने वाले जो सभी वर्ग हैं, जो समुदाय हैं, उनको भी अवसर मिलेगा क्या करने का, कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। निर्णय लेने की जो क्षमता है उससे वो भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ अलग अलग विचारों का भी क्या होगा, प्रादुर्भाव होगा। लोगों के पास अपने अलग अलग विचारों का भी सामंजस्य बनेगा। और एक और भी सबसे बड़ा फायदा, इससे समाज में शांति और स्थिरता भी बनी रहेगी। ठीक है, यह सत्ता का विवरण जो है, इसी को ही क्या कहा जाता है, साझेदारी कहा जाता है। सत्ता का जो वितरण किया जाता है, इसी को साझेदारी या इंग्लिश में पावर शेयरिंग कहा जाता है। जिस प्रकार से बेटा ये लिखा हुआ है, इस चीज को अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ध्यान रखना, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको अलग अलग प्रकार की केस स्टडीज देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी श्रीलंका की, एक मिलेगी बेल्जियम की।
तो हम लोग ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सीधे सीधे स्टडीज पे आते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ देख पा रहे होगे आप, ये मैप दिख रहा होगा आपको, ये पूरा मैप दिख रहा होगा। ये बेल्जियम का मैप है, जो पहली केस स्टडी आप पढ़ने वाले हो, जहां पे सत्ता की जो सफल सत्ता साझेदारी होती है, जिसकी वजह से वहां पे जो लड़ाई झगड़े होने वाले होते हैं वो लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उस चीज के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा? बेल्जियम की भौगोलिक व भाषाई विविधता के बारे में। बेटा जिन चीजों को बता रहा हूं ध्यान रखना, ये चैप्टर आपको 4 से 6 नंबर एग्जाम में देके जाने वाला है, बिल्कुल फिक्स करके जाना। एमसीक्यू, लॉन्ग शॉर्ट सब चीज पूछी जाती है इस चैप्टर से। क्या लिखा हुआ है बच्चों? बेल्जियम एक छोटा देश है यूरोप का, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। ठीक है, अब यहाँ 3 मुख्य भाषाएं, नोट कर लो, स्टार लगा लो इस पे। क्या कहा मैंने कहा स्टार लगा लो यहाँ पे, जिन जिन चीजों को मैं बोल रहा हूं स्टार लगा लेना यहाँ पे। बेल्जियम एक छोटा, यूरोप का एक छोटा सा देश है। जैसे मैंने बेल्जियम का, तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रसेल्स, क्योंकि बेल्जियम की राजधानी ही सीधे सीधे एमसीक्यू में पूछ ली गई है कई बार। ध्यान रखना, बेल्जियम की राजधानी क्या है बेटा? ब्रसेल्स है। और बेल्जियम पूरे देश की बात करेंगे हम, ये पूरे देश की अगर हम बात करेंगे ना बेल्जियम की, तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग देखने को मिलेंगे। भाषा के आधार पर बेल्जियम को 3 भागों में बांट दिया गया, या सिंपल भाषा में कह रहे हैं हम। क्या लिखा हुआ है? डच भाषा। क्या बोल रहा हूं मैं? डच भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं? 59% है। कितने? 59% वो लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों। अब फ्लेमिश लिखा हुआ, फ्लेमिश क्षेत्र। अब देखो यहाँ पे फ्लेमिश लिखा हुआ, येलो वाला क्षेत्र, देखो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है बच्चों, मैं इसको हाईलाइट करता हूं। देखो ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ये दिख रहा है आपको? ये कौन सा क्षेत्र है बेटा? ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जो फ्लेमिश वाला रीजन। देखो मैंने ये और इसको डार्कन कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये कौन सा है? फ्लेमिश क्षेत्र, जहां पे 59% वो लोग रहते हैं जो डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40% लोग क्या है? वेलोनिया में रहते हैं। ये रेड वाला रीजन, कौन सा क्षेत्र? ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र जो दिख रहा है आपको रेड वाला, ये क्या है? वेलोनिया है। यहाँ पे कौन ले रहे हैं? यहाँ पे फ्रेंच लोग रह रहे हैं 40%। 59% डच रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? फ्लेमिश में। 40% फ्रेंच लोग रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? ये आपका रेड वाला जो जोन है आपका, कौन सा? वेलोनिया। और बचे कितने? 1% जो आपको इस साइड में दिख रहा है, साइड कॉर्नर, ये क्षेत्र जो दिख रहा है छोटा सा, ये देखिए लाइनिंग वाला जो क्षेत्र है, जिसको आप जर्मन स्पीकिंग बोल सकते हो। तो कितने % लोग बेटा दिख रहे हैं यहाँ पे? कि 1%, 1% वो लोग हैं बेटा जो कहीं ना कहीं कहाँ रह रहे हैं आपके? जो रह रहे हैं किस जगह पे? ये जर्मन बोलने वाले लोग हैं वो हैं। ठीक, और ये छोटा सा, कौन सा छोटा सा? ये छोटा सा देखने को मिल रहा होगा आपको, 1 मिनट हो गया। ये देखो बेटा, ये देखने को मिल रहा है छोटा सा, ये जो है ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। ठीक है, यहाँ पे भी जो आपका भाषा के आधार पर जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से है कि यहाँ पे 100 लोग अगर रहते हैं तो 100 में से 40 लोग होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? कि 40 लोग वो हैं, सॉरी 100 में से 80 लोग वो हैं जो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, और 100 में से 20 लोग वो हैं जो डच भाषा को बोलते हैं। कुछ समझ में आया? यहाँ पे देखो, ये येलो वाला रीजन वो क्षेत्र है जहां पे डच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। 59% लोग जो येलो वाला क्षेत्र है यहाँ पे डच स्पीकिंग है। ठीक, और डच स्पीकिंग क्षेत्र में ही फ्रांस, जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स स्थापित है, और राजधानी में डच बोलने वाले ज्यादा, सॉरी
राजधानी उस क्षेत्र में है जहां पे डच बोलने वाले ज्यादा है, फिर भी राजधानी में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। जो सीधा सीधा सरल भाषा में लिख रखा है बेटा, इस चीज को पढ़ना इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा। अब इसकी समस्या के क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।